नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अंधकार का राज। और आज जो स्टोरी हमारे पास पहुंची है वह एक ऐसे इंसान की है जो अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। असल में वह दिल्ली आया था। यहाँ उसके एक दोस्त की शादी थी, इसीलिए पूरा परिवार शादी में शामिल होने पहुंचा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि दिल्ली में कुछ ऐसी डरावनी जगहें भी होती हैं जिनके बारे में बाहर के लोग नहीं जानते और न ही कभी उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं। यही वजह रही कि यह भाई भी एक ऐसी ही जगह पर फंस गए जिसका इन्हें बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि वे कितनी बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। इस डरावनी घटना को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इन्हें यह पूरा वाकया साफ साफ याद था और आज फुर्सत पाकर इन्होंने ये पूरी घटना मेरे साथ शेयर की है। इसके लिए मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वह इस स्टोरी को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इसे अंत तक समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें कई राज सामने आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दक्ष और उसके परिवार की, जो अपने दोस्त की शादी के लिए दिल्ली पहुंचा हुआ था। उसके परिवार में कुल 7-8 लोग थे और चूंकि दक्ष का दोस्त करण उसका बचपन का साथी था, इसलिए पूरा परिवार इस शादी में मौजूद था। करण के रिश्तेदार और घर वाले तो उसी के घर पर ठहरे हुए थे, लेकिन दक्ष ने तय किया कि वह अपने पूरे परिवार के लिए किसी होटल में चेक इन 10 बजे करेगा। शादी में अक्सर काफी खर्चा हो जाता है और उसके परिवार में 8 से 10 लोग थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा कमरों की जरूरत थी और यहाँ कम से कम 5 से 6 दिन रुकना था। इसी वजह से वे एक सस्ता होटल ढूंढ रहे थे और इस दौरान वे लोग दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचे और एक ठीक ठाक और सस्ता होटल तलाशने लगे। क्योंकि करण की शादी भी कश्मीरी एक गेट में थी, इसीलिए इन्हें भी होटल इसी इलाके में चाहिए था। वे जिस भी होटल में जाते वहां का किराया 1000 से ऊपर ही मिलता। ऊपर से अगर इतने लोगों के लिए कमरे लेने पड़ते तो दक्ष की पूरी तनख्वाह सिर्फ कमरे का किराया देने में ही खत्म हो जाती। इसीलिए वे एक होटल से दूसरे होटल तक चक्कर काटते रहे। तभी दक्ष की बहन रिया बोली, क्या बात है भैया, आप इतने समय से बस गाड़ी ही घुमा रहे हो, किसी अच्छे होटल में रूम ले लो ना। मैं बहुत थक चुकी हूं और अब बस अपने कमरे में जाकर सोना चाहती हूं। ये सुनकर दक्ष बोला, तुम बेरोजगार लोगों के लिए बोलना सच में बहुत आसान है, लेकिन जो कमा रहा है उससे पूछो कि इतने महंगे होटल में इतने लोगों के लिए कमरे लेना कितना मुश्किल होता है। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूं, ऊपर से तुम लोगों के फालतू खर्चों की वजह से पहले ही बचत कुछ नहीं है और तुम चाहती हो कि जो थोड़ी बहुत बची हुई सेविंग है वह भी मैं यहीं होटल का किराया भरने में उड़ा दूं। तुम कुछ देर चुपचाप बैठो। इसके आगे तो रिया का मुंह बन गया और वह खामोश होकर बैठ गई। इसी बीच थोड़ा आगे बढ़ते ही दक्ष ने एक होटल के पास गाड़ी रोकी और वह होटल का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वह होटल दिखने में काफी शानदार लग रहा था। इसी वजह से दक्ष को अंदाजा हो गया कि यहाँ कमरा लेना शायद उसके बस की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा और रिसेप्शन पर आकर बोला, मैं शादी में अपने परिवार के साथ आया हूँ, मुझे 4-5 कमरे चाहिए, मिल जाएंगे क्या? रिसेप्शन पर करीब 55 या 60 साल का एक आदमी बैठा था। उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बिल्कुल मिल जाएंगे सर, आप थोड़ा बैठिए, कमरों की सफाई करवाकर अब भी आपको चाबी दे देता हूं। यह सुनकर दक्ष बोला, मेरा बजट थोड़ा कम है, तो सिर्फ कमरों का किराया क्या पड़ेगा? तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कमरे ज्यादा महंगे नहीं है, 500 रुपये एक कमरे का, 960। इसी हिसाब से 4 कमरों का 2000 एक दिन का। यह सुनते ही दक्ष का चेहरा खिल गया, क्योंकि जहां बाकी सभी होटल 1000 से ऊपर बता रहे थे, वहीं यहां सिर्फ 2000 में सबके लिए कमरे मिल रहे थे। उसने कमरों की सफाई करवाने को कहा और फिर अपने परिवार को लेने बाहर आया और बोला, चलो सब लोग, कमरे मिल गए हैं। इसके बाद सभी लोग गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर जाने लगे। होटल देखकर काफी महंगा सा लग रहा था। ये देखकर दक्ष की पत्नी शालू बोली, जी ये होटल तो काफी महंगा लग रहा है, कितना किराया लगा? ये सुनकर दक्ष बोला, ज्यादा नहीं, बस एक कमरे का 500 रुपये, मैंने आज की पेमेंट कर दी है। अभी सफाई हो रही है तो थोड़ी देर बाद ही कमरे में जा पाएंगे। यह सुनकर दक्ष की माँ सविता बोली, ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक सफाई हो रही है हम कुछ खाकर आते हैं।
फिर वापस आकर आराम कर लेंगे। कल सुबह करण की शादी की रस्मों में भी जाना है। सभी को ये बात ठीक लगी और वे सब बाहर निकलकर होटल से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद वे वापस इसी होटल में लौट आए। अब तक सारे कमरों की सफाई हो चुकी थी और जैसे ही वे लोग पहुंचे सब अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आने पर शालू बोली, कमरा तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इतने सस्ते में कैसे मिल गया। तब दक्ष बोला, देखो बात यह है कि कभी कभी कुछ जगहों पर लोग ज्यादा ठहरते नहीं हैं, जिस वजह से वहां पर कमरे सस्ते होते हैं। चलो जो भी हो, इतने अच्छे कमरे मिल गए, यही क्या कम है। अब बस आराम से शादी निपट जाए, फिर हम सब अपने घर लौट जाएंगे। तभी शालू दोबारा बोली, पता नहीं क्यों यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। ये मतलब मैंने हम लोगों के अलावा यहाँ किसी और को देखा ही नहीं। ये सुनकर दक्ष बोला, तुम जरा समय भी तो देखो, रात के 12 बज चुके हैं, ऐसे में कौन अपने कमरे से बाहर घूमता फिरेगा। सब अपने कमरों में ही सो रहे होंगे। अब छोड़ो इस बात को और सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। शालू को भी उसकी बात ठीक लगी और दोनों चुपचाप सो गए। देर रात शालू की नींद दोबारा खुली क्योंकि उनका 1.5 साल का बच्चा रो रहा था। वह उसे गोद में लेकर कमरे में टहलने लगी। कुछ देर में बच्चा चुप हो गया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि बाहर से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। आवाज ऐसी थी जैसे किसी चीज को घसीटा जा रहा हो। यह सुनकर शालू ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:30 बज रहे थे और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस समय कौन और क्या घसीट रहा होगा, लेकिन हर पल के साथ उसे लग रहा था कि वह आवाजें उसके कमरे के और करीब आती जा रही हैं। डर के मारे शालू ने पास में सो रहे दक्ष को उठाया और बोली, सुनिए जी, जरा बाहर की ये कैसी आवाजें आ रही हैं। आवाज सुनते ही दक्ष का भी ध्यान उधर चला गया। उसने गौर किया कि सच में कोई आवाज आ रही थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही शालू घबरा कर बोली, मैंने कहा था ना, यह जगह कुछ गड़बड़ है। देखिए, पता नहीं इतनी रात में कौन क्या घसीट रहा है। दक्ष का पूरा परिवार अलग अलग कमरों में सो रहा था, इसलिए अब उसे परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने टेबल पर रखा फूलदान उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर की ओर बढ़ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी एक बोरी घसीट रहा था। यह देखकर दक्ष चौंक कर बोला, अरे अंकल जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं और इस बोरी में क्या है। अंकल ने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे बेटा, सुबह तुम लोगों को नाश्ता भी तो चाहिए। हमारे होटल में खाना भी मिलता है, वो ऑप्शन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बना लेते हैं। बस उसी के लिए ये कुछ सब्जियां और राशन है। सुबह काम पड़ेगा, इसलिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। ये सामान गोदाम से निकाला है, अब इसे रसोई में ले जा रहा हूं। वह अंकल इतनी सहजता और आत्मविश्वास से बोल रहे थे कि दक्ष को जरा भी शक नहीं हुआ कि वह झूठ बोल रहे होंगे। इसलिए उसने कहा, माफ करना अंकल जी, मुझे लगा पता नहीं इतनी रात में कौन घूम रहा है। मेरी पत्नी डर गई थी, अगर कहें तो मैं मदद कर दूं। इस पर बूढ़ा आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, तुम जाकर आराम करो बेटा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन वह बोरी काफी ज्यादा भारी लग रही थी। फिर भी वह बूढ़ा आदमी उसे अकेले ही घसीट रहा था, इसलिए दक्ष ने आगे बढ़कर उसकी मदद कर दी। उसने वह बोरी उठाकर रसोई में रख दी बोरी और फिर वापस लौट आया। उसके आने पर शालू ने पूछा तो दक्ष बोला, तुम तो हर बात में शक करने लगती हो। सब ठीक है, उस होटल वाले अंकल आलू की बोरी खींचते हुए ले जा रहे थे, मैंने बस मदद कर दी। लेकिन अब प्लीज भगवान के लिए बेवजह शक करना बंद करो। दक्ष की डांट से शालू को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा कि अच्छा है, सब ठीक निकला। फिर वह दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह जब वे लोग तैयार होकर बाहर निकलने लगे, तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, आज आपका खाना यहीं है, क्या मैं ले आऊं। इससे पहले कि दक्ष कुछ बोलता, वही बूढ़ा आदमी वहां आ गया और बोला, ये मेरी पत्नी है, असल में ये होटल हमारा ही है, हम दोनों मिलकर इसे चलाते हैं। यहाँ काम करने के लिए कुछ लोग भी रखे हुए हैं और भगवान की दया से होटल ठीक ठाक चल जाता है। आप चिंता मत कीजिए, खाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह सुनकर दक्ष मना नहीं कर पाया और फिर वह और उसका पूरा परिवार वहीं नाश्ता करने बैठ गए। जब नाश्ता परोसा जा रहा था, तब वही बूढ़ी औरत बोली, आप लोग नॉनवेज खा लेते हो ना, क्योंकि नाश्ते में कुछ नॉनवेज भी है। इस पर दक्ष बोला, हाँ हम खा लेते हैं, बस मेरी पत्नी शालू नहीं खाती, उसके लिए कुछ वेज मिल जाए तो अच्छा है। यह सुनते ही शालू बोली, मेरे लिए रहने ही दीजिए, मैं बाहर से खा लूंगी। मैं ऐसी जगह पर नहीं खाती जहां नॉनवेज बनता हो। बूढ़ी औरत बोली,
हम तुम्हारे लिए कुछ वेज भी बनवा देंगे, बस आप लोग नाश्ता करके ही जाना। यह सुनकर शालू बोली, माफ करना लेकिन मैं नहीं खा सकती, और वैसे भी हमें छोड़कर इस होटल में बाकी लोग तो यहाँ खाना खा ही नहीं रहे हैं। यह सुनकर दक्ष ने भी आसपास नजर घुमाई। उसने देखा कि पूरे होटल के कैफे में सिर्फ वही और उसका परिवार ही बैठे थे। तभी वह बूढ़ा कपल एक दूसरे की ओर देखने लगा और बूढ़ा आदमी बोला, अभी तो हमारे होटल में सिर्फ आप लोग ही हैं और कोई नहीं। सीजन नहीं है इसलिए टूरिस्ट का आते नहीं, ऊपर से हमारे होटल का नाम भी इतना बड़ा नहीं है। अक्खा आप लोग भी तो यहाँ बिना सोचे समझे ही आ गए थे। यह सुनकर दक्ष की शंकाएं शांत हो गईं। लेकिन शालू को अब भी यह जगह अजीब लग रही थी। वह चाहकर भी दक्ष के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद जब वे लोग जाने लगे तो वह बूढ़ा आदमी पूछने लगा, नाश्ता अच्छा लगा ना आपको? दक्ष बोला, आपने जो चिकन पेटीज बनाई थी वो सच में कमाल की थी। उसका गोश्त इतना मुलायम था कि मजा आ गया। यह सुनकर वह बूढ़ा कपल एक दूसरे को देखकर अजीब सी मुस्कान देने लगा। फिर वह बूढ़ा आदमी बोला, अगर पसंद आया है तो शाम को भी आपके लिए बढ़िया चिकन की कोई आइटम बना देंगे। यह सुनते ही शालू तुरंत बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग एक फंक्शन में जा रहे हैं, वहीं से खाना खाकर आ जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी बोला, अरे मैडम, चिंता क्यों करती हो? यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर दक्ष और उसके सारे ससुराल वाले मान गए। लेकिन शालू को अब पहले से भी ज्यादा गड़बड़ लगने लगी थी। जब वे लोग वहां से निकलकर गाड़ी में बैठे तब शालू बोली, आप लोगों को यह सब कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब इन लोगों ने एक दिन के सिर्फ 500 रुपए लिए हैं और उसके बदले इतना कुछ दे रहे हैं। रात में भी पता नहीं क्या घसीटा जा रहा था। पीएम, मुझे तो नहीं लगता कि हमें यहां ज्यादा समय रुकना चाहिए। हम कहीं और होटल नहीं ले सकते क्या? यह सुनकर दक्ष बोला, पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब से यहां आई हो कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही बोल रही हो, और मान लो कि अगर वहां कुछ गड़बड़ है भी तो हमें कौन सा पूरी जिंदगी वहीं रहना है? बस कुछ दिन बाद हम निकल जाएंगे। इसी बहाने हमारे काफी पैसे बच जाएंगे। यहां एक दिन में 500 रुपये देने से खाना पीना भी फ्री मिल रहा है। यह सुनकर शालू बोली, यही तो मैं कह रही हूं कि कौन है जो ऐसा करता है? सिर्फ 500 रुपये में कौन इतने अच्छे से खाना खिलाता है? और आज जब आप लोग नाश्ता कर रहे थे तब मैं उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। मैंने एक अजीब बात नोटिस की, वो लोग पलक ही नहीं झपकते। अरे ऐसा कौन सा इंसान होता है जो पलक नहीं झपकता? वो लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। प्लीज वहां से चेक आउट कर लेते हैं। यह सुनकर दक्ष बोला, तुम घर पर रहती हो तो करती ही क्या हो? मुझसे पूछो कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस बेकार वहम की वजह से मैं इतनी सस्ती जगह छोड़कर किसी महंगी जगह पर चला जाऊं। देखो, मुझे सेविंग भी करनी है, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। शालू सबको समझाना चाह रही थी, लेकिन सबकी अक्ल पर जैसे पत्थर पड़े हुए थे। वह किसी से जीत नहीं सकी और आखिरकार चुप रह जाना ही उसे ठीक लगा। पूरे दिन फंक्शन अटेंड करने के बाद वे लोग वापस होटल लौटे। रिसेप्शन एरिया के पास पहुंचते ही शालू ने देखा कि टेबल के एक कोने में लाल सा कोई लिक्विड पड़ा हुआ था। इसे देखते ही वह काफी घबरा गई। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि कहीं यह खून तो नहीं। उसने यह भी ध्यान रखा कि किसी को पता न चले कि उसने यह देख लिया है, इसलिए वह सामान्य होने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने सोने से पहले सबको फोन किया और कहा कि अपने अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना। लेकिन शालू की बातें उन सबको मजाक ही लगी। हाँ, उन्होंने दरवाजा तो बंद कर लिया था, पर बात को गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। लेकिन उन लोगों के हिसाब से शालू थोड़ी बेवकूफ भी थी। आज शालू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने पहले अपने बेटे को सुलाया, फिर खुद भी सोने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बार बार उन बूढ़े बुढ़िया का चेहरा याद आ रहा था, और इसी तरह सोचते सोचते रात के 2 बजे चुके थे। शालू इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि तभी अचानक किसी के डरावने ढंग से हंसने की आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। आवाज सुनकर वह दौड़कर अपने कमरे के दरवाजे तक गई और कान लगाकर बाहर सुनने लगी। कॉरिडोर में कहीं दूर किसी औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। वह ध्यान से सुन ही रही थी कि तभी अचानक एक खौफनाक हाथ दरवाजा तोड़कर सीधे शालू की गर्दन तक जा पहुंचा। यह सब देखकर शालू बुरी तरह घबरा गई और जोर से चीख पड़ी।
उसकी चीख सुनकर दक्ष हड़बड़ाकर उठा और उसने देखा कि शालू दरवाजे के पास खड़ी चीख रही थी। ये देखकर वह उसके पास आया और बोला, तुम इतनी रात को ऐसे क्यों चीख रही हो? दरवाजे के पास क्या कर रही थी? दक्ष को अपने पास देखकर शालू रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली कि बाहर किसी औरत की हंसी आ रही थी। जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो एक भयानक हाथों ने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर दक्ष ने दरवाजे की तरफ एक नजर डाली और बोला, अगर वो हाथ इस दरवाजे से आर पार आए थे तो दरवाजा टूटा हुआ तो होना चाहिए, लेकिन यह तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसके आर पार कुछ आया था, और अब वह हंसी भी नहीं आ रही है। यह सुनकर शालू दरवाजे को ध्यान से देखने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसी दरवाजे से वह भयानक हाथ निकले थे और उन्होंने उसे जकड़ लिया था, लेकिन दरवाजा तो बिल्कुल सही सलामत था। उसे यूं परेशान देखकर दक्ष बोला, शायद तुम आज बहुत ज्यादा थक गई हो, इसलिए ऐसा वहम हो रहा है, लेकिन घबराओ मत, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। चलो थोड़ा आराम कर लो, बच्चे को मैं संभाल लूंगा। शालू बार बार कहती रही कि यह वहम नहीं बल्कि सच था, लेकिन दक्ष कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने शालू को सुला दिया और खुद भी सो गया। अगली सुबह वे लोग तैयार होकर निकलने ही वाले थे कि तभी वह बूढ़ा आदमी फिर बोला, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए, आज कुछ खास बनाया है और इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आराम से खाइए और अपने जान पहचान वालों को हमारे होटल के बारे में जरूर बताइएगा। दक्ष इस होटल की सर्विस से काफी प्रभावित लग रहा था, क्योंकि इतने कम पैसों में वे काफी अच्छा खिला पिला रहे थे। दक्ष और उसका परिवार रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करने बैठ गया। तभी रिया उन दोनों बुजुर्गों को बड़े गौर से देखने लगी। ये देखकर बूढ़ी महिला बोली, क्या बात है बेटी, काफी देर से देख रही हूं, तुम हमें घूरे जा रही हो? ये सुनकर रिया बोली, हाँ, मैंने आप दोनों में एक अजीब बात नोटिस की है, आप लोग पलकें ही नहीं झपकते। ऐसा क्यों? ये सुनकर दोनों के चेहरों पर एकदम हवाइयां उड़ने लगीं, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। इस पर दक्ष ने भी उसी बूढ़े आदमी का साथ दे दिया, जिसकी वजह से रिया उस समय ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। जब वे लोग नाश्ता करके वहां से निकल गए, तब रिया ने गाड़ी में कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही थी भाभी, ये लोग कुछ तो अजीब हैं, ये लोग बिल्कुल पलक नहीं झपकते, और ऊपर से मुझे कहते हैं कि मुझे गलतफहमी हुई है। यह सुनकर दक्ष बोला, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, समझी तुम, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना कि हमें यहां से निकलना पड़े। वह लोग यहां पर चाहे जो कर रहे हों, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए तुम लोग शांत रहो। 2 दिन हो चुके हैं, अब 2-3 दिन और काट लो। शालू को इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दक्ष को सिर्फ पैसे बचाने की पड़ी थी, और यहां ये लोग जिस मुसीबत में फंस सकते थे उसको तो वे गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। वे लोग वहां पहुंच गए और इसी दौरान रिया शालू के पास आई और बोली, कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ करना पड़ेगा। वह लोग बहुत अजीब नजरों से हमें घूर रहे थे, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो क्या हुआ, आगे भी नहीं पहुंचाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? यह सुनकर शालू ने उसे रात वाली सारी बात बताई और कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, घर के बाकी लोग तो हमें पागल समझते हैं। तब रिया बोली, समय रहते इन लोगों के सामने सच लाना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं आगे क्या हो। एक काम करते हैं, आज रात आप भैया को किसी तरह से जगाए रखना, जब भैया खुद बाहर से आने वाली आवाज सुन लेंगे तब उन्हें समझ आ जाएगा कि हम सच बोल रहे थे। शालू को बात ठीक लगी और रात में वह किसी न किसी बहाने से उसे जगाती रही। ऐसे ही करते करते 12 बज गए। इसी दौरान दक्ष का छोटा भाई नकुल ठंडा पानी लेने के लिए वाटर कूलर के पास गया। वह पानी भर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर फर्श पर लाल रंग के अजीब निशानों पर पड़ी। वे निशान ऐसे थे जैसे कोई किसी को घसीटते हुए वहां से ले गया हो। नकुल उन निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि वे निशान एक कमरे के सामने जाकर रुक गए थे। वह कमरा और कोई नहीं बल्कि उसी होटल की रसोई थी। ये देखकर नकुल का हलक सूख गया। उसे किसी अनहोनी का डर लगने लगा, इसलिए वह वहां से भागकर दक्ष के कमरे पर पहुंचा। दक्ष ने दरवाजा खोला तो नकुल ने घबराकर सारी बात बताई और बोला, पता नहीं ये लोग किसे मारकर रसोई में ले गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। ये सुनकर दक्ष बोला, एक काम कर, तू वह जगह मुझे दिखा।
मैं देखता हूं वहां क्या है, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। नकुल वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दक्ष के साथ उसे मजबूरी में जाना पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी लाल धब्बों को कपड़े से पोंछ रहा था। यह देखकर दक्ष ने पूछा, ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मिटा रहे हो यहाँ से? इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोलता, अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, बस असल में हम कटा हुआ मीट लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं कैसे थैला फट गया और हमें बड़ी मुश्किल से उसे अंदर ले जाना पड़ा। हमने उसे अंदर तो रख दिया, लेकिन यहाँ पर गिरने से कुछ अजीब तरह के निशान बन गए थे, जो देखने में काफ़ी डरावने लग रहे थे, इसलिए बस वही साफ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आप लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये सुनकर दक्ष बोला, नहीं कोई बात नहीं, हम तो बस अपना खाना हजम करने निकले थे, आप ये सब साफ कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। ये बोलकर दक्ष नकुल को लेकर वहां से चला गया। कमरे में पहुंचकर दक्ष बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेमतलब इनका होटल का नाम खराब कर रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शालू और रिया ने ही तुम्हारे दिमाग में भर दिया है, पर टेंशन मत लो, सब ठीक है। नकुल को भी लगने लगा था कि शायद वह ही ज्यादा सोच रहा है, इसलिए वह अपने कमरे में चला गया। उनके जाने के बाद दक्ष ने शालू से कहा, न देखो यार, अब तो बस 2 रात की ही बात है, तब तक शांत रहना और कोई मनगढ़ंत कहानी मत बनाना। इस पर शालू कुछ नहीं बोली, लेकिन उस रात सबके सो जाने के बाद दक्ष को प्यास लगी और उसने देखा कि उसकी बोतल में पानी नहीं था। हाँ, उसने बोतल उठाई और पानी लेने चला गया। पानी भरते समय उसकी बोतल का ढक्कन नीचे गिर गया। दक्ष जैसे ही ढक्कन उठाने को नीचे झुका, उसने देखा कि वाटर कूलर के ठीक नीचे एक कटी हुई उंगली पड़ी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर पानी मारकर देखा तो सच में वहां एक इंसानी कटी हुई उंगली थी। जब दक्ष ने उस उंगली को उठाकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उस उंगली पर एक जगह तिल था, और यह तिल ठीक उसी जगह था जहां उसके भाई नकुल के से उंगली पर है। यह देखकर दक्ष बुरी तरह घबरा गया। उसने वह उंगली उठाई और इधर उधर देखने लगा। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, क्या बात है सर, आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? यह सुनकर दक्ष ने उस कटी हुई उंगली की ओर देखा तो पाया कि अब वहां कोई उंगली थी ही नहीं। वह हैरानी से आसपास देखने लगा, लेकिन उंगली गायब हो चुकी थी। यह देखकर बूढ़े आदमी ने फिर वही सवाल दोहराया। तब दक्ष बोला, अभी यहां एक कटी हुई उंगली पड़ी थी, वह कहां गई? यहां क्या हो रहा है? यह सुनकर वह बूढ़ा बोला, क्या कह रहे हैं सर, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सब आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दक्ष मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह सीधे नकुल के कमरे में गया तो देखा कि नकुल तो अपने कमरे में ही सो रहा था। फिर वह अपने कमरे में लौटा और यही सोचने लगा। तब तक शालू भी उठ बैठी थी और उसे इतना परेशान देखकर उसने वजह पूछी तो दक्ष बोला, तुम सही कह रही थी, इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है और मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया। मैंने अभी वाटर कूलर के नीचे एक कटी हुई उंगली देखी थी। उस उंगली पर उसी जगह तिल था जहां नकुल के हैं। यह सुनकर शालू बोली, मतलब देवर जी मुसीबत में हैं? तब दक्ष बोला, नहीं मैं अभी उसके कमरे से आ रहा हूं, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सच में उसे देखा था, मेरी बात पर यकीन करो। यह सुनकर शालू बोली, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन अब हमें ज्यादा समय ना गवाते हुए यहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर दक्ष बोला, सुबह बस होने वाली है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम लोग सभी को लेकर जल्दी जल्दी यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद शालू बाथरूम में नहाने चली गई और वहीं दक्ष सामान बांधने में लग गया। कुछ ही देर में उसने सारा सामान बांध कर रख दिया और अब वह शालू के बाहर आने का इंतजार करने लगा। इसी तरह देखते देखते 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन शालू अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई। यह देखकर दक्ष ने उसे आवाज दी, शालू क्या कर रही हो, जल्दी करो, तुम्हें 1 घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर उसने दोबारा आवाज दी, मगर वहां पहले जैसी ही शांति थी। तभी दक्ष उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजे पर हाथ मारकर पुकारने लगा। अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा खुल गया। यह देखकर दक्ष अंदर गया तो उसने पाया कि बाथरूम में शालू थी ही नहीं। उसने पूरा बाथरूम चेक किया, पर वहां वह कहीं नहीं थी। यह देखकर दक्ष बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और कमरे से बाहर आ गया।
फिर वह सीधे नकुल के कमरे में गया और उससे अपने साथ आने को कहा। इसके बाद दक्ष गुस्से में उस बूढ़े आदमी के कमरे की ओर गया। उसने बेटे को नकुल की गोद में दिया और दरवाजा पीटते हुए बोला, बाहर निकलो जल्दी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही दक्ष का गुस्सा उफान पर आ गया। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, बता मेरी बीवी कहाँ है? यह सुनकर बूढ़ा बोला, आपकी पत्नी कहाँ है ये तो आप ही बता सकते हैं। वह आपके ही साथ थी ना, आपके सामने ही बाथरूम में नहाने गई थी, फिर आपको ही तो पता होगा ना। यह सुनकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे पता कि शालू बाथरूम में नहाने गई थी। दक्ष ने उसका गला पकड़कर गुस्से में कहा, तुझे ये सब कैसे मालूम? मेरी पत्नी कहाँ है? बता वरना जान से मार दूंगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी भयानक हंसी हंसते हुए बोला, वह इसी होटल में है, चाहो तो ढूंढ सकते हो। दक्ष का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को बिस्तर पर पाया और देखा कि शालू गोद में बच्चे को खिला रही थी। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वह सच था या सपना। वह यही सोच रहा था कि तभी शालू बोली, आप बड़ी देर से उठे, चलिए तैयार हो जाइए, हमें निकलना भी है। यह सुनकर दक्ष को लगा कि शायद उसने सपना ही देखा होगा और वह तैयार होने लगा। दक्ष अभी तैयार ही हो रहा था कि तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, नाश्ता तैयार है, आप लोग जाकर नाश्ता कर लीजिए। इसके बाद दक्ष, शालू और पूरा परिवार डाइनिंग रूम में गया। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे कि तभी दक्ष ने देखा कि उसकी पत्नी, जो पूरी तरह शाकाहारी थी, आज चिकन की डिश खा रही थी। ये देखकर वह हैरानी से बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा शालू, क्या ये तुम हो? तुम तो नॉनवेज नहीं खाती थी ना। ये सुनकर शालू बोली, हाँ तो क्या हो गया, तुम भी तो खाते ही हो ना। तब दक्ष ने कहा, हाँ लेकिन तुम नहीं खाती थी ना, इसलिए इस बात की थोड़ी हैरानी हुई। ये सुनकर रिया बोली, जरूरी तो नहीं है ना कि जैसे इंसान पहले हो वैसा हमेशा ही रहे, भाभी भी खाने लगी हैं, अच्छी बात है। ये सुनकर दक्ष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे आज ये सारे लोग काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे और यहां तक कि उसका 1.5 साल का बेटा भी बिल्कुल शांति से खाना खा रहा था। इन सब के बाद वे सभी लोग कर्ण के घर के लिए निकल पड़े। लेकिन इस दौरान एक बहुत अजीब बात हुई। वह यह कि दक्ष का पूरा परिवार एकदम शांति से बैठा हुआ था, यहां तक कि उसका बेटा भी। बीच बीच में दक्ष ने सबसे बात करके माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी शांत ही बने रहे। दक्ष को लगा कि शायद यह लोग उससे नाराज हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी। वे लोग कुछ ही देर में शादी वाले घर पहुंच गए और दक्ष कर्ण के पास जाकर बैठ गया। वहीं उसका परिवार आसपास के रिश्तेदारों में जाकर बैठ गया। रात को जब वापस जाने का समय हुआ, तब दक्ष अपने परिवार को ढूंढने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके परिवार में से कोई भी मिल ही नहीं रहा था। दक्ष ने पूरे घर में उन्हें कई बार ढूंढा। उसने कई लोगों से भी पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि वे लोग सुबह दिखे थे, अभी पता नहीं कहाँ हैं। दक्ष ने उन्हें फोन भी किया, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। इन सब से वह काफी परेशान हो चुका था कि तभी कर्ण बोला, देख डर मत, हो सकता है वह लोग तुझसे नाराज हों, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं कि वह लोग तुझसे बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है वह तेरे बिना ही वापस चले गए हों। यह बात दक्ष को ठीक लगी। तभी उसके दिमाग में एक चीज आई। उसने उसी होटल में फोन किया और पूछा कि क्या उसका परिवार वहां है। फोन वहीं बूढ़ा आदमी ने उठाया और बोला, हाँ वो लोग यहीं हैं, कुछ समय पहले ही आए हैं। यह सुनकर दक्ष ने राहत की सांस ली और फिर वही भी घर की ओर निकल पड़ा। होटल पहुंचकर वह अपने परिवार को ढूंढने लगा, लेकिन यहां भी हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर वह रिसेप्शन पर गया और पूछा, मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, आपको कुछ पता है? वो मिल नहीं रहे। यह सुनकर वही बूढ़ी औरत बोली, वो लोग इसी होटल में कहीं होंगे, शायद वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो तुम एक काम करो, उनके बिना ही यहां से चले जाओ। यह सुनकर दक्ष को बहुत गुस्सा आया। अरे अच्छा, और वह बोला, ऐसे कैसे अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊं? मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तभी वह बुढ़ा आदमी वहां आया। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। वह उसे टेबल पर मारकर तेज कर रहा था और दक्ष से बोला, तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम यहां से अकेले ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिवार इतनी आसानी से तो यहां से जाने से रहा।
ये सुनकर दक्ष को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोला, ऐसे कैसे वह लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे? आप बताइए मुझे कि वह लोग कहाँ पर हैं, मैं उनसे खुद ही बात करता हूँ। इस पर वह दोनों बुढ़े बुढ़िया भयानक ढंग से मुस्कुराने लगे। ठीक इसी दौरान दक्ष की माँ वहां आई और बिल्कुल सपाट लहजे में बोली, हैं, तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम यहां से चले जाओ। यह सुनकर दक्ष बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही है। वह उनके कंधे पकड़कर बोला, माँ, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। अब इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, दूसरी तरफ से उसके पिता वहां आ गए और बोले, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या कि हम तेरे साथ नहीं जाना चाहते? दक्ष ने जब उन दोनों के चेहरे की ओर देखा तो उसने पाया कि यह दोनों बिल्कुल सपाट भाव से उसे देख रहे थे। यह देखकर दक्ष को समझते देर न लगी कि यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ पड़ा है। इन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने इसके परिवार के साथ कुछ कर दिया है। इसलिए वह उस बूढ़े आदमी से बोला, यह सब तेरा किया धरा है ना? क्या किया तूने मेरे परिवार के साथ? दक्ष गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन ठीक इसी दौरान उन दोनों की आंखें भयानक ढंग से चमकने लगी। यह देखकर दक्ष डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन इसी दौरान वह एकदम से नीचे गिर पड़ा। उसे ऐसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक भयानक चौड़ी मुस्कान आ गई थी और वह दोनों अपना भयानक चेहरा दक्ष के चेहरे के एकदम पास ले आए। फिर तभी वह बूढ़ी औरत बोली, तो क्या तू अपने परिवार को बचाना चाहता है? दक्ष अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने हल्के से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। इसी दौरान वह बुढ़ा आदमी बोला, ठीक है, फिर तो हम तुझे एक मौका देते हैं। तुझे आज रात में ही हमें 4 इंसान लाकर देने होंगे। ऐसा होते ही हम तेरे परिवार को छोड़ देंगे। यह सुनकर दक्ष बिल्कुल धीमे से बोला, आप उन लोगों का क्या करेंगे? तब वह बुढ़ा भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, हमें और हमारे ग्राहकों को इंसानी मांस बहुत पसंद है और हम लोग इस होटल से बाहर जाकर लोगों को यहाँ नहीं ला सकते, इसीलिए तुम्हें यह काम करना होगा। दक्ष अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और इसलिए वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि यह गलत काम भी। वह इसके लिए मान गया और फिर अब वह दिल्ली की सड़कों में निकलकर ऐसे लोगों की तलाश करने लगा। लेकिन दक्ष का मन यह करने को नहीं मान रहा था, क्योंकि अगर उससे उसका परिवार छीन लिया जाता तो उसको भी ठीक वैसा ही फील होता जैसा कि वह किसी और के परिवार के सदस्य को उनके हवाले करके कर रहा था। इसलिए वह धर्म संकट में फंस चुका था। कुछ आगे चलकर उसे एक लड़का बीच सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। 25 से 26 साल का वह लड़का बैग टांगे किसी ऑटो का इंतजार कर रहा था। दक्ष ने सोचा कि यह मौका अच्छा है, इसको बलि का बकरा बनाया जाए, और यही सोचकर वह अपनी गाड़ी उस लड़के के पास ले गया। उसके पास आकर दक्ष ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, कहीं जा रहे थे क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब वह लड़का बोला, बहुत शुक्रिया भाई, मुझे बस आगे ही जाना है, लेकिन मैं ऑटो से चला जाऊंगा। यह सुनकर दक्ष ने उससे कहा, अरे मैं भी बस आगे ही जा रहा था, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, इसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे भी मुझे इस शहर में थोड़ा डर लग रहा है। दक्ष देखने में काफी अच्छे घर का लग रहा था, इसलिए वह लड़का मान गया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। दक्ष उससे बात करते हुए गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उस लड़के को किसी का फोन आया और उस लड़के ने फोन उठाकर कहा, हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। मैंने आज ही पापा की दवाई के पैसे और घर खर्च के पैसे भेज दिए हैं। नहीं हाँ, चिंता मत करो, इतने पैसों में मेरा यहाँ पर काम चल जाएगा। इसके बाद उसने फोन रख दिया। यह सुनकर दक्ष बोला, तुम अपने घर पर अकेले ही कमाने वाले हो क्या? तब वह लड़का बोला, हाँ मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ, मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, उनकी पढ़ाई भी मैं ही करवा रहा हूँ। पिताजी पहले प्राइवेट नौकरी में थे, इस वजह से कोई सेविंग वन भी नहीं है और आजकल वह बीमार भी चलते हैं। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरत आराम से पूरी कर लेता हूँ। यह सुनकर दक्ष की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने परिवार के लिए ऐसे लड़के की जान नहीं लेना चाहता था जो कि अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हो। दक्ष ने उस लड़के को उसकी मंजिल पर उतारा और फिर वहां उतरने के बाद वह लड़का बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, कि आपने मेरी इतनी मदद कर दी। दक्ष बोला, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना भाई। बोलकर दक्ष वहां से चला गया और उसने अब मन ही मन सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी ऐसे इंसान को इन सब में नहीं फंसाने वाला। और अब वह दिल्ली की सुनसान सड़कों में गाड़ी चलाते हुए उन लोगों की तलाश करने लगा।
लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार उसे ऐसे लोग मिल ही गए। उसने देखा कि एक सुनसान सड़क पर 4-5 लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर दक्ष ने उनके पास गाड़ी रोकी और कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये सुनकर उनमें से एक लड़का बोला, इससे तुझे क्या, तू अपना रास्ता नाप। यह सुनकर दक्ष बोला, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। तुम इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? सुनसान इलाके में ही तो लेकर जाओगे ना। यहाँ पास ही में एक होटल है जहाँ पर मैंने कमरा भी ले रखा है। अगर तुम लोग चाहे तो हम इस लड़की को वहाँ लेकर चल सकते हैं। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। वह सारे लड़के इसके लिए मान गए और फिर उन लोगों ने उस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में डाला और अब वह गाड़ी वापस से उस होटल की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। तभी दक्ष ने पूछा, वैसे यह लड़की कौन है और तुम लोग इसे कहाँ से लाए? यह सुनकर एक लड़का बोला, यह मेरी प्रेमिका हुआ करती थी। मैं इसे घर से भगा लाया। मेरा इसके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह लड़की बेवकूफ मेरे झूठे बहकावे में आकर मेरे साथ चली आई और अब यह पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुकी है। तब दक्ष बोला, अच्छा है, और तुम लोग आते कहां से हो? दूसरे लड़के ने कहा, हम सब बिहार के रहने वाले हैं। घर वालों को बोल दिया है कि एग्जाम देने जा रहे हैं। यहां कुछ दिन मस्ती करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इसके आगे दक्ष चुप रहा क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यह लोग किसी काम के नहीं हैं और इस काम के लिए बिल्कुल सही शिकार हैं। वह उन्हें लेकर जैसे ही होटल लौटा, उन सबको देखते ही उस बुढ़े और उसकी बुढ़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। लेकिन दक्ष उन लड़कों को एक किनारे ले जाकर धीमे से बोला, देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली है। ये 4 लड़के ले आया हूं। अब मेरे परिवार और इस लड़की को यहां से जाने दोगे? इस पर बूढ़ा आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, कि तुमने हमारी कई दिनों की भूख मिटा दी है। अपने कमरे में जाओ, तुम्हें देते तुम्हारा परिवार वहीं मिल जाएगा। यह सुनकर दक्ष अपने कमरे की ओर बढ़ा। उधर वे लड़के भी उस लड़की को साथ लेकर उसी कमरे की तरफ जा रहे थे। जब वह अंदर घुसा तो देखा उसकी पत्नी और बेटा आराम से सो रहे थे। यह देखकर उसने उन्हें जल्दी से जगाया। उठते ही शालू बोली, अरे आ गए आप, कहाँ रह गए थे? आइए सो जाइए, काफी रात हो गई है। यह देखकर दक्ष समझ गया कि अब शालू पूरी तरह नॉर्मल है, इसलिए वे बोला, देखो एक काम करो, फटाफट सामान बांध लो। मैं सबको बोलकर आता हूं कि हमें अभी तुरंत यहां से निकलना है। शालू कुछ बोलती, इससे पहले दक्ष तेजी से बाहर निकल गया। जब वह अपने परिवार के बाकी लोगों के कमरों में गया और उन्हें भी तुरंत सामान बांधने के लिए कहा, सभी उससे पूछते रहे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन दक्ष बोला कि बाहर निकलने के बाद ही सब बताएगा। वे सब यहां से भागने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एक लड़का दक्ष से बोला, क्या बात है, हमें यहां छोड़ते ही तुम लोग निकलने क्यों लगे? दक्ष बोला, हाँ अचानक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, तुम लोग मस्ती करो। वह वहां से जाने लगा ही था कि तभी सामने उसने देखा कि वही बुढ़ा और बुढ़िया हाथों में चाकू लेकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर दक्ष जोर से बोला, यह क्या पागलपन है, मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब ऐसा क्यों? बूढ़ा आदमी बोला, 4 की खातिर 8 से 10 को जाने दूं? तुम लोग हमें बहुत अच्छे लगे, इसलिए अब यहां ही रहोगे। हमारे लिए हमेशा काम करोगे, बदले में हम तुम्हें बढ़िया गोश्त खिलाएंगे। यह सुनकर एक लड़का आगे आया और बोला, मुझे ये दोनों ठीक नहीं लग रहे, हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के के पेट में चाकू घोंप दिया। वह लड़का फटी आंखों से उसे देख रहा था और उसी वक्त बूढ़े की आंखें भी चमकने लगी। यह देखकर रिया चीख पड़ी। दक्ष ने सबको कमरे में भागने को कहा। वे लोग दौड़कर अंदर आ गए। कमरे में उसके परिवार के साथ वह 3 लड़के और वह लड़की भी थी। दोस्त की हालत देखकर एक लड़का दक्ष की गर्दन पकड़कर बोला, कहां फंसा दिया तूने हमें? ये लोग क्या करने वाले हैं हमारे साथ? दक्ष ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं कोई कमजोर नहीं जो तुझसे डर जाऊं, समझा? अपनी औकात में रह। और जानना चाहता है ना कि ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तुम्हें मारकर खा जाएंगे। ये सुनते ही तीनों लड़के डर से कांप गए और उनमें से एक गुस्से में बोला, तूने हमें धोखा दिया है। अगर हम नहीं बचे तो तेरे परिवार में से किसी को तो लेकर ही मरेंगे।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, अचानक एक लड़के के सिर पर पीछे से किसी ने फूलदान दे मारा। ये देखकर बाकी दोनों पीछे मुड़े, मगर तभी उनके सिर पर भी फूलदान दे मारा गया और वे तीनों वहीं गिरकर बेहोश हो गए। तब सबने देखा कि ये वार उसी लड़की ने किए थे जो इन लोगों की गिरफ्त में थी। ये देखकर दक्ष बोला, बहुत अच्छा किया बहन, मैं तो इन लड़कों को यहीं छोड़कर तुम्हें ही अपने साथ ले जाने वाला था। तुम जिस आवेश ऐसे, लेकिन अब चलो छोड़ो ये सब बातें, हम सभी यहाँ से निकलते हैं। ये सुनकर दक्ष की मम्मी बोली, लेकिन बेटा हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? तब दक्ष बोला, चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने करण को एक मैसेज भेज दिया था। करण कुछ लोगों को लेकर यहाँ पहुँचता ही होगा। वे लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रिया घबराते हुए बोली, भैया देखो ये दरवाज़ा टूटने वाला है। बाहर जो भी है, अब वह बहुत जोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करेंगे? ये सुनकर दक्ष ने उस लड़के की जेब से चाकू उठाया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल दो खतरनाक हाथ दरवाजे के आर पार निकल आए और ये देखते ही दक्ष ने उन हाथों पर चाकू घोंप दिया। दक्ष ने बिल्कुल अचानक वार किया था, इसलिए उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और ऐसा होते ही दरवाजा फिर से सामान्य हो गया। ये देखकर दक्ष बोला, अच्छा तो ये बात है, ये पूरा होटल मायावी है, हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। यह सोचकर दक्ष ने कर्ण को फोन लगाया। उधर से कर्ण बोला, हेलो भाई, मैं तेरी बताई जगह पर आ चुका हूं, लेकिन यहां कोई होटल ही नहीं दिख रहा। पाजी की बस तेरी गाड़ी खड़ी है, तुम लोग कहां हो? ये सुनकर दक्ष बोला, हम लोग इस मायावी होटल में फंसे हैं, शायद तुम इसे देख नहीं पा रहे, अब लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर उसने अपने परिवार से कहा, देखो सब तैयार रहो, हमें दरवाजा खोलकर बाहर निकलना पड़ेगा। अपने हाथ में यहां जो भी चीज हथियार जैसी लगे उठा लो और जिसे भी सामने आते देखो बिना रुके उस पर वार कर देना। उनकी उम्र मत देखना, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है। सबने उसकी बात मान ली और आसपास रखे फूलदान और बाकी सामान उठा लिए। इसके बाद दक्ष ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। यह देखकर दक्ष अपने परिवार के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। बीच में शालू, रिया और उनकी मां थी। सबसे आगे दक्ष था और पीछे उसके पिता और दोनों भाई। वे सभी उस कॉरिडोर में बढ़ते गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बहुत देर तक चलने के बाद भी कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। उसी दौरान दीवारों पर भयानक चेहरे उभरने लगे और उनमें से एक चेहरा बोला, हमारे मायावी महल से तुम बच नहीं सकते। हाँ, कोशिश कर लो अगर चाहो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारने में हमें मजा आएगा। यह सुनकर दक्ष के अंदर गुस्सा भर गया। वह अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता था और उसने अपनी कोशिश और तेज कर दी, लेकिन उस कॉरिडोर का कोई अंत आता ही नहीं था। तभी उन्हें सामने से वही बुड्ढा और बुढ़िया दोनों हाथों में चाकू लेके उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये देखते ही दक्ष ने सबको कहा, पीछे चलते हैं, सामने वही बुढ़ा बुढ़िया आ रहे हैं। यह सुनकर सबसे पीछे चल रहे नकुल ने कहा, हम पीछे नहीं जा सकते भैया, क्योंकि पीछे से भी वही दोनों आ रहे हैं। ये सुनकर दक्ष अंदर तक हिल गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने आसपास मौजूद कमरों पर नजर डाली और सोचा कि अपने परिवार को लेकर उन कमरों में छुप जाए, लेकिन वे सारे दरवाजे बंद थे। दक्ष ने उन दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच वह बुढ़ा डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, बेटा क्या तुम चिकन पैटीज नहीं खाना चाहोगे? बताओ कितनी चिकन पैटीज लोगे? यह सुनते ही दक्ष का गला सूख गया। उसे अब अपने और अपने परिवार के अंत का एहसास होने लगा था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां का दृश्य बदलने लगा। यह देखकर वह बुढ़ा बुढ़िया चीख उठे, नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारा मायावी महल इतनी आसानी से ढह नहीं सकता। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसपास का पूरा माहौल वापस सामान्य हो गया और अब दक्ष ने देखा कि वे सभी एक समतल जगह पर खड़े थे, जहां कर्ण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गंगा जल छिड़क रहा था। कर्ण ने ठीक समय पर एकदम सही कदम उठा लिया था, जिसकी वजह से सबकी जान बच गई। वह मायावी महल अब वहां से गायब हो चुका था, लेकिन तभी उन सभी को उस बुढ़े की आवाज सुनाई दी, इस जंग में तुम लोग जीत गए और मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान मेरे मायावी जाल में ना फंसे। इसके बाद वह आवाज बंद हो गई
वह बूढ़ा कपल अपना मायावी महल लेकर कहीं और चला गया था। दक्ष का सारा सामान भी वहीं पड़ा था। उन्होंने अपना सामान उठाया और एक अच्छे होटल में कमरा ले लिया। इसी के साथ दक्ष ने उस लड़की को महिला कल्याण वालों को सौंप दिया। इतना सब झेलने के बाद अब वह अपने गांव नहीं जाना चाहती थी और यहीं रहकर पढ़ाई कर आगे कुछ करना चाहती थी। दक्ष अपने परिवार के साथ शादी अटेंड करके वापस चला गया और अब उसने तय कर लिया कि वह ऐसे सस्ते होटलों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं उनकी असली सच्चाई क्या हो। तो साथियों, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। जब भी आप कहीं घूमने जाएं या किसी जान पहचान वाले रिश्तेदार की शादी या किसी प्रोग्राम को अटेंड करने जाएं, किसी भी सस्ती जगह में ठहरने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में अपने जीवन की कीमत मत भूलिए। अगर कोई जगह बहुत सस्ती है और इतने कम पैसों में इतना सब कुछ खिला पिला रही है, तो समझ जाइए कि वहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। माना कि वहाँ कोई हॉरर चीज़ न हो, पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इलीगल या पूरी तरह घटिया क्वालिटी का हो सकता है। वह सिर्फ आपको फंसाना चाहता हो। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके।